नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक और नई जॉब जो है आप सभी के लिए आ चुकी है। पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपका कंट्री है भारत, इंडिया, उसके अंदर ये वैकेंसी आई है। टोटल जो है यहाँ पर वैकेंसी 340 से भी ज़्यादा पदों पर जो है, पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। टोटल इतने लोगों को जॉब दी जाने वाली है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि एक और जो है आपका व्हीकल से रिलेटेड जो है जॉब आ चुकी है। यानी कि आपके एयरपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर जो है जॉब आ चुकी है, जिसके लिए मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको एक एक चीज ध्यान से देखनी है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस हुआ है। देखिए, ये जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और आपका असिस्टेंट और साथ में इसका जो है एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर जो है जॉब निकाली गई है। आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये पोस्ट क्या क्या है, इसमें जॉब क्या होगी, काम क्या होगा, सैलरी क्या होगी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज रिलैक्सेशन, हर एक चीज, सारा कुछ जो है यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा एक ही बारी में, जिससे कि आपको अलग से बार बार जो है एक एक चीज के ऊपर जो है सर्च करना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सिंपल एक चीज है, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है, 9 पेजों का पूरा नोटिफिकेशन है, जिसको पूरा डिस्कस किया जाएगा एक एक चीज को कि ये जॉब है किसके लिए। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता देता हूँ, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके लिए एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी होता है कि आप अपनी उम्र के अनुसार, यानी कि आपकी जो भी उम्र है उसके अनुसार, साथ में आपका जो है स्टेट या फिर कंट्री की जो एलिजिबिलिटी होती है सिटीजनशिप वाली, वो, और साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, सबसे रिलेटेड जो है सारा कुछ देखकर ही आपको पता लगता है कि आप उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो मैं वही सारा कुछ डिस्कस करूंगा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जॉब की वैकेंसी आई है, जो कि मिनी रत्न कंपनी है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है, ये पूरा पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। आप अगर देखेंगे, पब्लिक सेक्टर मतलब होता है, एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी जो है, जैसे कि एयरपोर्ट जो होता है आपका फ्लाइंग, और आपका जो एयरलाइंस होता है, ये जो एक प्राइवेट में भी होता है और एक पब्लिक भी होता है। तो एक पब्लिक वाला है। देखिए, एक तो प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक होती है। तो एक पब्लिक वालों के लिए डिस्कस हो रहा है। मेनली आप इतना समझिए, ये एक मिनी रत्न कैटेगरी वाली कंपनी है, जो कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ रही है। तो मतलब आप देखिए, तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सरकारी जॉब है आपकी। आपको इसमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। देख सकते हैं आप, इसी ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई जा रही है। इसी वेबसाइट पर आ चुका है आपका एक और नया नोटिफिकेशन। आप अगर देखेंगे, नोटिस रिगार्डिंग रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिस फॉर डाउनलोडिंग स्कोर कार्ड। तो ये इस तरीके से नए नए अपडेट जो भी आते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको चलते हुए दिख जाते हैं। देखिए, एक बात आपको इतना बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज का लिंक मिल जाता है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, चाहे वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए हो, या फिर जॉब के नोटिफिकेशन को देखने के लिए हो, या फिर जॉब के बारे में जो भी कुछ होता है वो आपको वहां से पता लग जाता है। सबसे पहले देखिए, ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में ये रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट्स, सीनियर असिस्टेंट्स एंड, अब देखिए यहाँ पे असिस्टेंट्स बोला जा रहा है, मतलब कि एक असिस्टेंट नहीं बल्कि एक से ज्यादा असिस्टेंट के पोस्ट पर जो है जॉब आपको जो है यहाँ पर दी जा रही है। तो उसी को डिस्कस कर रहा हूं मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूनियर और सीनियर असिस्टेंट रहेंगे और साथ में जूनियर एग्जीक्यूटिव रहेंगे बहुत सारे पोस्ट पर। आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज entrusted with the responsibility of creating, upgrading, maintaining and managing civil aviation infrastructure both on the ground and air space in the country। मतलब आप समझिए कि भारत के अंदर जो आपका एयर स्पेस है, यानी कि आपका जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, जो फ्लाइट्स होती हैं, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बनाने की, अपग्रेड करने की और बना के रखने की सिविल एविएशन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ऑन ग्राउंड पर भी। जैसे कि एयरपोर्ट की बात करें तो वो ग्राउंड की बात हो गई, और एयर स्पेस यानी कि ऊपर हवा में। तो इन सब की बात करी जा रही है। कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर ये जॉब निकाली गई है। AAI हैज बीन कन्फर्म्ड विद द मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस 1। एयरपोर्ट
अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन, जो भी एलिजिबल होगा वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। देखिए इस बात को आपको बता दूं, कभी कभार क्या होता है आपको ये डाउट हो जाता है कि फॉर्म ऑनलाइन भरना है जॉब के लिए ऑफलाइन, तो यहाँ पर ऑनलाइन लिख के दे दिया है, तो इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। वेबसाइट ये रही, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। यहाँ पर क्या बोला है कि कोई भी एप्लीकेशन इसके अलावा कोई मोड में नहीं होगा। तो ऑनलाइन के अलावा कौन सा मोड बचता है? ऑनलाइन के अलावा हमारे पास जो फिजिकल मोड बचता है उसके अंदर आपको फॉर्म नहीं भरना है। नेम ऑफ पोस्ट आपको बता देता हूँ, एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि ऑफिस के अंदर रहेगी, एक आपका सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की रहेगी। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, अकाउंट्स को देखने के लिए सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए, और जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस से रिलेटेड, और जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका फायर सर्विसेज। देखिए एक बात समझिए कि जूनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव भी हर अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आपको बोला गया यहाँ पे एक तो कॉमन कैडर का रहेगा, आपको इसका सबका डिफरेंस बताऊंगा मैं, फाइनेंस और आपका जो फायर सर्विसेज, और साथ में एक लॉ, आपका जो भी लॉ मेंटेन करने होते हैं आपके एयरलाइन से रिलेटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो लॉ होंगे उससे रिलेटेड जूनियर एग्जीक्यूटिव का काम रहेगा। आपको बता देता हूँ टोटल यहाँ पे वैकेंसी 342 है, यानी कि 342 प्लस, आप मान के चलिए इतने वैकेंसी। मैं प्लस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ भी जाए घट भी जाए। हमेशा आपको ये नहीं बोला जाता कि अगर ये टेंटेटिव भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको वैकेंसी को घटाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि या तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है या फिर उतना भी रखा जा सकता है। तो उसमें ऐसा चेंज का मतलब यही होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब यही होता है कि उसके अंदर बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। इतना आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो है आप अगर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 9 लोगों को लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। और इसी में आप अगर दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जैसे कि सीनियर असिस्टेंट के लिए, तो अकाउंट्स के अंदर, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी 9 है। और आपका और यानी कि और जूनियर एग्जीक्यूटिव में आप कॉमन कैडर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी के अंदर है, 237 वैकेंसी है टोटल। तो इस तरीके से आपके अलग अलग वैकेंसी हो जाएंगी। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे लिखा है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, और बाकी कैटेगरी आप देख लेंगे। वैकेंसी चेंज हो सकती है, मैंने आपको बता ही दिया है। ये एब्रीविएशन है, जैसे कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और बाकी सबके बारे में बताया गया है कि ये सब होता क्या है। पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब देखिए जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट होंगे, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, जॉब लेना चाह रहे हैं एयर इंडिया के अंदर, या आप ये कह लीजिए कि एयरलाइंस के अंदर, एयरलाइन अथॉरिटी के अंदर जो कि भारत की है, उसके अंदर अगर वो जॉब लेना चाहते हैं तो इसमें आपका एक चीज़ बता दी गई है कि आप अगर एस या एस टी या WMF, RW, SE, C या फिर BN या H कैटेगरी से हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, आपको ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और आप अगर B या LV में आते हैं, D या फिर HH में आते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। C कैटेगरी आप देख सकते हैं, C कैटेगरी यहाँ पर आपकी रखी गई है LC, DW, AAV, OA, OL। अब देखिए इतना सब कुछ जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है, क्योंकि इसको हम बार बार फुल फॉर्म में लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा नोटिफिकेशन हो सकता है, और जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि एक ही चीज़ को बार बार लिखना है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें। तो इसलिए आपको इस तरीके से बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है मैं इसका आगे ही दिखा देता हूँ। आप इसमें अपना टेबल वाइज चेक करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे S और ST, यानी कि सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, मैनिपुलेशन विथ फिंगर्स, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, हियरिंग, कम्युनिकेशन। अब देखिए इसका अब मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या। जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखा था SSTW, तो इसका मतलब ये था कि वो कैंडिडेट जो है उसको बैठना आना चाहिए, खड़ा होना आना चाहिए, चलना आना चाहिए, झुकना आना चाहिए, बेंडिंग यानी कि वो झुक सके चाहे ऊपर हो, नीचे हो, साइड में हो, कहीं भी हो, ये आना चाहिए। ये सब आपका लिखा हुआ है। तो ऐसे ये सब आना चाहिए। अब ये सब किस किस को आना चाहिए? या तो वो कैंडिडेट बी या फिर LV कैटेगरी से हो। बी या LV मतलब ये है, या तो अगर कोई कैंडिडेट ब्लाइंड है या लो डिवीजन है, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको मान लीजिए नहीं दिखता या फिर कम दिखता है, और ऐसे कैंडिडेट अगर हैं तो वो लोगों को उनको बैठना, देखिए अब दिखने वाला चीज़ तो आंखों के हिसाब से हुआ, बाकी सारी चीज़ें जैसे आप देखेंगे सिटिंग यानी बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, चलने के लिए और झुकने के लिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए उस कैंडिडेट को जो कि ब्लाइंड है या फिर उसको कम दिखता है।
तो ये आपको तभी बता दिया जाता है। या फिर आप अगर आते हैं डी या फिर एच एच, अगर आप डी या एच एच कैटेगरी में आते हैं, डी मतलब डीफ कैटेगरी या फिर एच एच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, अगर आपको सुनने में दिक्कत होती है तो भी आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना, जो कि डिसेबल कैंडिडेट है। तो ये टेबल आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये टेबल से ही आपकी जॉब जो है पूरी डिपेंड करेगी। क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका जो है यहाँ पर ग्रेजुएट प्रेफरेबली बीकॉम ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन उसमें बीकॉम मांगा गया है। और इसमें बोला गया है अगर आपको सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट चाहिए तो 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऑडिट एंड अदर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस। तो ये आपको बता दिया कि अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी फील्ड रहेंगे उसके अंदर आपको अगर 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, उसके ज़्यादा का हो तो ठीक है, लेकिन 2 साल का भी है तो आपको जो है ये पोस्ट मिल जाएगी आपका ग्रेजुएशन विद बीकॉम कोर्स के साथ, और आपका अकाउंट के अंदर अच्छी खासी जो है एक्सपीरियंस होना 2 साल का कम से कम, तो आपको ये पोस्ट मिलेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका जो कॉमन कैडर का रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके लिए अच्छी बात यह है कि कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट मतलब किसी भी कोर्स में, चाहे वो बीबी हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीसी हो, बीए हो या फिर कोई दूसरा बैचलर हो जिससे आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो रहेगा उसमें आप देख सकते हैं बीकॉम होना चाहिए विद ICWA या फिर CA आपने करा हुआ हो, या फिर MBA करा हुआ हो 2 साल का विद स्पेसिफिकेशन इन फाइनेंस। मतलब आपने अगर MBA भी करा है 2 साल का और आपने बीकॉम कर लिया साथ में, बीकॉम तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ अगर आपने MBA करा 2 साल का और उसके साथ जो है विद स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, आपने साथ में फाइनेंस के अंदर उसके अंदर फाइनेंस सब्जेक्ट को पढ़ा, तो आपको ये पोस्ट मिल रहा होगा, क्वालिफिकेशन वाइज मिल रहा होगा आपको। इसके लिए आप आगे की चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी एलिजिबिलिटी देखेंगे, ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी बताई जा रही है। ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर, एग्जांपल एक्सपीरियंस गेन्ड आफ्टर एक्वायरिंग द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें कुछ वो नहीं है डिस्कस करने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मेंबरशिप एग्जामिनेशन शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपने IIT से, IIM से, XLRI से या फिर TISS या एक्सेट्रा या फिर रिकॉग्नाइज्ड जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है ऐसे इंस्टीट्यूट से अगर आपने करे है डिग्री तो ही वो एक्सेप्ट होंगे, ये आपको बता दिया गया है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पास मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ बैचलर डिग्री एंड ऑल्सो ये भी आपका देखा जाएगा। एज लिमिट आपको बता देता हूँ, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपकी मैक्सिमम एज 30 है, 30 साल। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है सितंबर रखी गई है, 4 सितंबर, 4 सितंबर रखी गई है, जो आपकी 2023 में 4 सितंबर जो रहेगा उसमें अगर आपकी 30 साल होती है तो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी जूनियर असिस्टेंट के लिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 30 साल एक्सेप्ट हो जाएगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 27 साल मैक्सिमम एक्सेप्ट होगा। मतलब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि 4 सितंबर 2023 को 27 साल का हो रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि उससे पहले ही, आप तब तक हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर 28 साल के हो रहे हैं इस डेट पे, इसके बाद में या इससे पहले में, तो आप ये बात याद रखिए, तो आप उसकी मैक्सिमम एज लिमिट से ऊपर ना हो। तो ये आपको बता दिया गया है। रिलैक्सेशन एज में आपको बता देता हूँ, SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी कि वो कैंडिडेट जो कि अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं और उनकी जो है सालाना इनकम जो है पूरे फैमिली का जो है वो 8 लाख से कम है, चाहे उनके परिवार में कितने भी लोग जो है काम करते हो, उससे मतलब नहीं है। टोटल अगर आप देखेंगे तो सब लोगों का जो है 8 लाख से कम होना चाहिए, वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। अगर वो अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं तो उनको 3 साल का मिल जाएगा। 10 साल का जो है डिसेबल कैंडिडेट को मिल जाएगा रिलैक्सेशन, लेकिन उसका सर्टिफिकेट आपको जरूर दिखाना पड़ेगा। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई रिलैक्सेशन तो सबको मिलता है, मतलब अगर आप देखें तो ओपन कैटेगरी को छोड़ के सबको रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए उनको सर्टिफिकेट या फिर वो पेपर्स दिखाने पड़ते हैं जिससे वो क्लियर हो सके कि वो उस कैटेगरी के हैं। इवेंट आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ऑनलाइन डेट जो है, अब देखिए इसका अभी देखिए नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी आया है, लेकिन जो है इसका फॉर्म भरना जो है वो 5 अगस्त से चालू हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी दिया गया, जिससे कि आपको जो है आसानी हो फॉर्म भरने में। आप पहले सब कुछ जान लीजिए इसके बारे में, फिर अप्लाई करिए। तो इसीलिए आपको बता दूं, तो यहाँ पे आपको 5 अगस्त का समय दिया गया, 5 अगस्त से फॉर्म भरना चालू, और इसमें जो है 4 सितंबर तक जो है इसके लिए फॉर्म भरा जाएगा। पूरा 1 महीने का समय मिलेगा, और इसका जो है टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसके लिए एग्जाम लिया जाएगा
क्वालिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम भी देना पड़ेगा। पे स्केल आप जान लीजिए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप सी रहेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, और सीनियर और जूनियर असिस्टेंट जो रहेंगे वो ग्रुप सी की है। मतलब कि अगर कोई जूनियर, इन तीनों में अगर बात करूँ तो सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट में हो, जैसा मैंने डिस्कस किया था। तो आप अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करेंगे तो वो ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, गवर्नमेंट पोस्ट रहेगी, गवर्नमेंट जॉब रहेगी, और इसमें जो है आपको 40,000 जो है 40,000 रुपये जो यहाँ पे मिलेंगे से लेकर 1,40,000, मतलब 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में कुछ भी जो है यहाँ पर आपकी इसके अंदर बीच में सैलरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 40,000 बोलते तो 40,000 ही, 50,000 भी हो सकती है, 55,000, 60,000 भी हो सकती है। ई मॉल्यूमेंट्स क्या होता है? इन एडिशन टू बेसिक पे, आपको देखिए बेसिक पे मतलब वो है जो बेसिक आपका डिसाइड कर दिया गया कि इतना आपको मिलेंगे पैसे। उसके अलावा डियरनेस अलावेंस होता है, पर्क्स होते हैं जो कि 30% ऑफ बेसिक पे, मतलब कि आपको कुछ पर्क्स मिलते हैं जो कि 35% जो है बेसिक पे के होते हैं। मतलब आप देखेंगे तो बेसिक पे जो आपका यहाँ पे 40,000 है, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव में आप देखेंगे तो बेसिक पे जो है यहाँ पर 40,000 है, तो 40,000 का जो भी 35% होगा उतना आपको जो है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 4,000 यानी 12,000 तो 3%, तो यानी कि 14,000 के करीब लगभग जो है रुपए का अलग से आपको जो है पर्क दिया जाएगा। ये 40,000 आपको जो सैलरी होगी उससे अलग होगा। HRA अलग मिलता है, एंड अदर बेनिफिट्स which include CPF और ग्रेट्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा आर एडमिसेबल, आपको मिलते हैं अगर वो रूल्स में होंगे। तो अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स में अगर ये सब है आपको देना तो आपको जरूर मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। द CTC पर एनम वुड बी 13 लाख अप्रोक्सीमेटली फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, और 11,50,000 तो ये अप्रोक्सीमेटली फॉर द सीनियर पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट पोस्ट, और 10 लाख रुपए जो है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे मिलेंगे। तो ये बात आप याद रखिए थे कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिलती है आपको, तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आप जैसे यहाँ देखेंगे तो 40,000 है, और यहाँ पे 1,40,000 के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। अगर आप उसको 1 लाख भी मानते हैं सैलरी पर मंथ की, ये पर मंथ की है, याद रखिएगा। ये एक महीने में 1 लाख अगर होंगे तो आपका जो है 12 लाख तो हो जाएगी पूरे ईयर का। इसीलिए यहाँ पे 13 लाख बोल दिया गया है CTC मतलब ये हो गया कि पूरे साल का जो है आपका 13 लाख के लगभग जो है जाएगा, ये आपको बता दिया गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं 13 लाख, 11,50,000 और 10 लाख, यानी आप अगर मिनिमम से मिनिमम पोस्ट भी यहाँ पे लेंगे तो 10 लाख उस पूरा साल का जो है आपका रहेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि ओनली इंडियंस नेशनल्स फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई। अब देखिए आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था नेशनलिटी यहाँ पे इशू करेगा, अगर आप इंडियन है तो आप अप्लाई करिए इस पोस्ट के लिए। बाकी आपके लिए कुछ जरूरी चीजें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस, आपका एज और सब कुछ जो है वो 4 सितंबर 2023 की डेट तक से देखा जाएगा, उसके बाद के डेट का वैलिड नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर EWS शुड नोट दैट दे हैव टू सबमिट। देखिए मैंने आपको बोला भी था, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट को ये बहुत डाउट रहता है कि क्योंकि हम एक अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, लेकिन हम अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीक है, फाइनेंशियली वीक है, तो हम EWS कैटेगरी में आते हैं। तो EWS कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको आपको भरवा लेना है, सबमिट कर लेना है, बनवा लेना है, वो जो कि वैलिड रहे 23-24 वाले ईयर में, तो वो आप सबमिट करेंगे यहाँ पे। और ऐसा EWS वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पेशली दूसरे कैटेगरी वालों को भी ये चीज याद रखनी है। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म एंड एंश्योर दैट he she fulfill the eligibility criteria and other norms mentioned in the advertisement. Furnishing of wrong false information will lead to be। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर यही है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सारा कुछ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के हिसाब से फॉर्म भर देंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे, उसके बाद ये जॉब मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्ड फर्निश, जो भी आपका लिखा हुआ है आप देख सकते हैं।
तो ये पूरा प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं इस पे पूरे में देख सकते हैं। एक्शन लिखा हुआ है, अगर एग्जाम सही से देते हैं और जॉब को सही से लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप सही से नहीं होने देंगे तो ये एक्शन होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें एक्शन जो है गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, अथॉरिटी के हाथ में होते हैं। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको AAI की वेबसाइट पे आना है। आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहां से आप आइए और इस फॉर्म को भरिए, अप्लाई करिए इस जॉब के लिए अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जो वेबसाइट पर। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए जो कि वैलिड हो, आजकल मैं आप उसे यूज़ कर रहे हो। इससे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद अपना फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको एक अपना आईडी प्रूफ चाहिए जो कि नेशनैलिटी प्रूफ करे, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, आप किसी रिजर्वेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो। और साथ में इसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए जो अपलोड करनी पड़ेगी, फोटो और साइन अपलोड करना पड़ेगा। बस इतनी चीज़ें चाहिए, आप अपलोड करिए, अप्लाई करिए, जॉब के लिए फॉर्म भर दीजिए, बस इतना ही करना है। यहाँ पर आपको बता दूं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, मतलब कि उल्टे हाथ के अंगूठे को भी जो है यहाँ पे आपको यहाँ पर जो है एक पेपर पर करके जो है उसकी इमेज को भी अपलोड करना है। एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक खुद से लिखा हुआ हाथ से डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होगा। यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, लिमिट लिखी हुई है, कितने लिमिट के जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। केवी में लिखा हुआ है, फॉर्मेट लिखा हुआ है JPEG, आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया हुआ है सब कुछ कि कैसे इसको करते हैं, साइज को कैसे सेट करते हैं, फॉर्मेट को कैसे करते हैं। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ, अब देखिए एप्लीकेशन फीस आपको बता देता हूँ, 1000 रुपये है यहाँ पर। कैंडिडेट को 1000 रुपये देने हैं ऑनलाइन मोड में। और कोई कैंडिडेट अगर SC ST, अगर कोई कैंडिडेट एस्केड्यूल्ड कास्ट, एस्केड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उनको जो है यहाँ पर फीस नहीं देनी है। और या फिर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट जो भी होंगे, अप्रेंटिसेस हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AI, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप भी करी हुई है 1 साल की AAI के अंदर, उनको भी एक भी फीस नहीं देनी। और खासकर जितने भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, चाहे वो जनरल से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, AWS से हो, OBC से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, उनको यहाँ पे फीस नहीं देनी। OBC वालों में क्लियर कर दूँ, OBC में आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो NCL हो या फिर CL हो, तो आपको दोनों को जो है 1000 रुपीज़ पे करने हैं। ऑनलाइन मोड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, आपका UPI होता है, स्कैन कोड होता है, QR कोड होता है, बहुत से ऑप्शंस होते हैं, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप देख सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट लगे तो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी बायलैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाएगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अभी यहाँ पर एग्जाम के सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं हुई है, सब कुछ मतलब पैटर्न और प्रोसेस सारा डिस्कस कर लिया गया है यहाँ पर कि क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो इस एग्जाम का सिलेबस रहेगा वो अभी तक AAI की तरफ से नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि 1 हफ्ते या जब तक इसका फॉर्म चालू होगा तब तक इसके लिए वो चीज़ आ जाए, तो उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। MCQ का एग्जाम होगा, MCQ मतलब 1 क्वेश्चन रहेंगे और 4 ऑप्शन उसके देकर जो है उसका एग्जाम लिया जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम रहेगा, पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया है और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।